उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के चुनाव में निकाय प्रमुख, पार्षद व सभासद सदस्य के 1388 पदों पर यहां पर आपको बता दें कि किस्मत आजमा रहे 5405 प्रत्याशियों के मतपेटियों में बंद भाग्य का फैसला आज होगा। सभी जिलों में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के लिए कुल 54 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 986 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है। मतगणना के लिए राज्य में कुल 6367 कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। नगर निकाय के ये चुनाव थे जहाँ पर लोगों ने वोट जो है वो डाला। सुबह 8 बजे से ही बूथों पर लोग आ गए, जहां पर अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो यह 1382 पदों पर ये किस्मत आजमा रहे हैं। आपको लेकर अगर बात की जाए तो आज मतपेटियों में इन सबके भाग्य का फैसला जो है वो बंद है और मतगणना सुबह से शुरू हो चुकी है और कड़ी निगरानी के बीच इनको रखा गया था। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनराज से जानकारी लेंगे। धनराज, बताइएगा अभी किस तरीके से वहां पर मतगणना की प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ सिक्योरिटी है, सभी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, उत्तराखंड के जो नगर निकाय 23 तारीख को यहाँ पर मत दान किया गया था और आप देखिएगा कि आज कहीं ना कहीं आज के दिन का सभी को इंतजार था, क्योंकि आज जो मतगणना होनी है उसको लेकर सभी को इंतजार है कि आखिर कौन जीतता है कौन हारता है। और सबकी नजरें कहीं ना कहीं आज मतगणना स्थल पर टिकी हुई है और लगातार आप देखिएगा कि जो मतगणना है वो 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और पहले दौर में जो देखा जाए कि जो बैलेट पेपर है उनकी मतगणना की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई रुझान सामने निकल कर नहीं आए हैं और जल्दी ये रुझान निकल कर सामने आने लगेंगे। लेकिन वही देखिएगा कि जो यदि मैं सुरक्षा की यहाँ पर बात करूँ तो तमाम तरह की जो सुरक्षा है वो मतगणना स्थल पर की गई है, क्योंकि आप देखिएगा कि 23 तारीख को जब मतदान हुआ था उसके बाद से जो मतपेटियां हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के घेरे में रखा गया था। और आप देखिएगा कि अब कहीं ना कहीं सभी का जो किस्मत है वो फैसला आज होना है, उसको लेकर सभी के अंदर उत्सुकता है और तमाम जो नेता हैं या प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं मतगणना स्थल के आसपास पहुंच चुके हैं और लगातार जो भीड़ है वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता है और जो शरारती तत्व होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि एक गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि मतगणना जहां पर हो रही है, जो व्यक्ति जीतता है, जो प्रत्याशी जीतता है, उसके बाद वो मतगणना स्थल के आसपास अपना जीत का जुलूस या जश्न नहीं मना सकता है। जी, तो यह धनराज, अगर वोटिंग को लेकर बात की जाए तो कहा गया था कि 70% अनुमान लगाया जा रहा है कि जनता जो है वो वोट देने आएगी। तो फिलहाल आंकड़ा कहां तक पहुंचा था जब वोटिंग की प्रक्रिया हुई थी? बिल्कुल रूपाली, देखिए यदि मैं आंकड़े की बात करूं तो अनुमान तो लगाया जा रहा था कि 80% तक कहीं ना कहीं चुनाव हो सकता है, लेकिन जब 23 तारीख को ये मतदान हुआ था तो 66% पूरे उत्तराखंड के अंदर मतदान हुआ था और एक कहा जा सकता है कि धीमी गति जरूर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि आज शाम तक कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और जीत का फैसला भी कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा कि आखिर कौन जीत है कौन हारता है। और वहीं देखेगा ये राजधानी देहरादून की जो सीट है मेयर की वो कहीं ना कहीं हॉट मानी जाती है और उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है, तमाम बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार जनता के बीच भी रही है और मतदान भी कराया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सभी को इंतजार है, तो सिर्फ परिणामों का इंतजार है और अभी शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सिर पर सेहरा बंधेगा। बिल्कुल, सभी पार्टीज ने धनराज तैयारियां तो की है, पर अभी रुझान आने में क्या कुछ लगता है, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि शाम तक निर्णय आएगा तो जाहिर सी बात है जैसे ही काउंटिंग राउंड वाइज होगी तो रुझान तो पता चलेंगे, लेकिन क्या अनुमान लगाया गया है कि कब तक पता चल पाएगा? बिल्कुल रूपाली, देखिए अभी रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं और अभी कुछ देर बाद कहीं ना कहीं रुझान आने शुरू हो जाएंगे और कई राउंड में ये काउंटिंग होनी है, यानी कि 20 से 25 राउंड राजधानी देहरादून के अंदर है, उसमें काउंटिंग होगी और काउंटिंग के दौरान जो रुझान होंगे वो धीरे धीरे सभी को बताए भी जाएंगे और हम भी अपने माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रात तक यानी कि देर रात तक कहीं ना कहीं ये काउंटिंग चल सकती है, क्योंकि काफी भीड़ है और काफी मत
मतगणना होनी है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं टाइम जरूर लग सकता है। और आप देखिएगा कि जो मतगणना में जो कर्मचारी लगाए गए हैं वो 6000 से भी अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं जो कि मतगणना कर रहे हैं। और मैं देखिएगा कि 5405 जो प्रत्याशी हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर वो मैदान में थे और उनकी किस्मत का जो फैसला है वो आज होने जा रहा है। धनराज, अभी फिलहाल कितने राउंड हो चुके हैं और आगे कितने राउंड हो सकते हैं जब तक निर्णय आएगा? बिल्कुल रूपाली, देखिए अभी तक यदि मैं राउंड की बात करूं तो अभी दूसरा या तीसरा राउंड चल रहा है और अभी इन राउंडों में पहली बार में कहीं ना कहीं उन्हें कर्मचारियों के जो डाक के द्वारा या फिर बैलेट पेपर के द्वारा मत किया गया है उनकी काउंटिंग होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मत दान हुआ है उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जो बूथों पर मतदान हुआ है। और इसके बाद देखिएगा कि रुझान जो है आने शुरू हो जाएंगे और वो धीरे धीरे हम आपको यहाँ से अवगत कराते रहेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ धनराज, अगर इन नगर निकाय चुनावों की बात की जाए तो सभी पार्टी जो है वो दमखम के साथ ताबड़तोड़ रैलियां करने आई, लेकिन अगर मतदान से पहले की बात की जाए तो क्या लग रहा था, किस पार्टी का पलड़ा भारी है? क्योंकि यहाँ पर अगर धामी सरकार की बात की जाए तो वो सीएम है, लेकिन नगर निकाय के चुनावों में कहीं ना कहीं लोग मुद्दे अलग लेकर होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो पार्टीज कहाँ पर असरदार ज्यादा किन जगहों पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल रूपाली, देखिए जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव हो, तमाम चुनाव में यही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो टक्कर रहती है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जाती है। लेकिन इस बार कुछ उलट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर ही लोग कहीं ना कहीं अपना मतदान करते हैं। और मैं देखिएगा कि जो समीकरण पार्टियों के बिगाड़ सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं निर्दलीय है, बागी है, जो कि बागी होकर कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव मैदान में है और उसके साथ ही जो पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो गए और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जरूर उन उम्मीदवारों का क्या जिन्होंने बड़ी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर वहां की बाकी पार्टीज हो, उनसे उम्मीद लगाई थी कि वो टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं मिली, इंडिपेंडेंट बतौर जो है वो सामने आए। कैसे वो इन नगर निकाय चुनावों में क्या लगता है कि टक्कर जो है वो पार्टीज को दे सकते हैं जो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए? बिल्कुल रूपाली, वही मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो बागी होकर निर्दलीय मैदान में है वो कहीं ना कहीं समीकरण यहाँ पर पार्टियों के बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी पहले पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनको टिकट नहीं देने पर वो नाराज थे और नाराज होने के बाद कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। उसके बाद वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं और निर्दलीय में जो है वो कहीं ना कहीं समीकरण जो बीजेपी के या कांग्रेस के हैं वो जरूर यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। ठीक है धनराज, बने रहिएगा हमारे साथ अगली खबर पर भी। इसी के साथ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मतगणना जो है वो सुबह से शुरू हो चुकी है, 2 से 3 राउंड हुए हैं और शाम तक जो है वो निर्णय निकलकर सामने आएगा। जहां पर नगर निकाय चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम सियासी दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने दमखम से जो अपना जोश है वो दिखाया था, प्रचार प्रसार किया और आज उसका फैसला जो है आने वाला है। आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तरकाशी में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 5 बजकर बता दें कि 40 मिनट के करीब जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए और यहाँ पर भूकंप के हल्के झटके से उत्तरकाशी के लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.4 थी। कल भी जिले में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए थे। आपको बता दें भूकंप का पहला झटका 7:41 पर और दूसरा 8:19 और यहाँ पर तीसरा 10:59 पर महसूस किया गया था। पहले 2 झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.7 और 3.5 थी, जिनका केंद्र भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित था, जबकि तीसरा भूकंप की बहुत हल्का होने से इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर दर्ज नहीं हो पाई है। तो एक के बाद एक भूकंप के झटके जो है उत्तराखंड में महसूस किए गए हैं। कल 3 और आज सुबह सवेरे 5 बजे के करीब एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया है। तो पहले 2 झटकों की बात की जाए तो वो काफी तेज थे, लेकिन तीसरे की अगर बात की जाए तो उसका रिक्टर स्केल इतना ज्यादा नहीं था, जिसके कारण उसकी तीव्रता नहीं दर्ज हो पाई। धनराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज, जानकारी दीजिएगा, कल 3 भूकंप के झटके, आज सुबह सवेरे से एक, अभी क्या सिचुएशन है?
पाली बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड का एक संवेदनशील इलाका कहा जाता है और लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती है, चाहे भूकंप के मामले हो या फिर भूस्खलन के मामले हो। और अभी देखिएगा कि उत्तरकाशी के अंदर यानी कि 2 दिनों के अंदर 5 झटके भूकंप के आ चुके हैं और कल की यदि मैं बात करूँ तो कल 3 झटके भूकंप के उत्तरकाशी में देखने को मिले थे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल था। और वहीं देखिएगा कि आज भी कहीं ना कहीं 2 झटके भूकंप के आ चुके हैं। हालांकि जो कल झटके आए थे उनकी तीव्रता तेज थी, जिसको 3.5 स्केल पर नापा गया था, लेकिन आज के जो झटके हैं उनकी तीव्रता कम होने के कारण उनकी नपाई नहीं की गई है। लेकिन देखिएगा कि अभी नुकसान की कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि ना तो कोई जान का नुकसान हुआ है, ना ही कोई माल का नुकसान हुआ है। हालांकि जो एजेंसियां हैं सतर्कता वहां पर बढ़ती हुई है, चाहे आपदा प्रबंधन की टीम हो, तमाम जो टीमें हैं वो वहां पर सतर्कता जरूर बढ़ती हुई है और जनता से भी अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। धनराज, इस वक्त अभी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि कल 3 झटके और आज सुबह 1 झटका महसूस किया गया है? जी बिल्कुल रूपाली, देखिए जो डिजास्टर टीम है वो लगातार वहाँ पर कार्य कर रही है और जनता से अपील भी कर रही है कि वो समय रहते सुरक्षित स्थानों पर रहें। और वहीं देखिएगा कि अभी कोशिश की जा रही है कि आगे क्या इस तरह के झटके आ सकते हैं उसको भी जांचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जो आपदा प्रबंधन की टीम है या डिजास्टर की टीम है, तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जनता को बचाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि उत्तराखंड एक संवेदनशील इलाका है और लगातार इस तरह के मामले यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से भी जागरूकता अभियान लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में चलाया जाता है और लोगों को समझाया जाता है कि भूकंप आने पर वो क्या करें और क्या ना करें। तमाम इस तरह की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं समय समय पर आपदा प्रबंधन की टीमें वहां पर देती रहती हैं और उसी का फल है कि जो नुकसान नहीं हुआ वो इसी का कारण है कि क्योंकि सभी लोग जागरूक हैं और सभी कहीं ना कहीं उस ऐसे समय पर धैर्य रखते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए अपनी सुरक्षा करते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कल 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए और आज सुबह सवेरे लगभग 5 बजे जो है एक और झटका महसूस किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो काम कर रही है और साथ ही साथ लोगों के बीच भी जागरूकता अभियान अर्थक्वेक को लेकर जो है वो चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशन में प्रदेश में मादक पदार्थों के डिस्पोजल हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की उपस्थिति में औषधि व्यन समिति के अध्यक्ष आईजी घड़वाल की रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक्स पदार्थों के व्यन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए उपस्थित अधिकारियों को नशा मुक्ति देवभूमि की परिकल्पना को साकार करने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ राज्य, जनपद और थाना स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है गठित की गई है। पुलिस द्वारा विशेष नशा मुक्त अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्रवाई के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस वर्ष 11 जनवरी को आयोजित सम्मेलन में 11 से 25 जनवरी तक नशा निपटान पखवाड़ा आरंभ किया गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार घड़वाल और कुमाऊं रेंज में मादक पदार्थ निपटान की कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों के निस्तारण का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्ति को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड जहां इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वहीं बागेश्वर की युवा क्रिकेट खिलाड़ी प्रेमा रावत ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट जगत में अपनी जगह बनाने का कार्य किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की प्रेमा रावत को रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, जो कि उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है। प्रेमा रावत का ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची, इस विषय को लेकर हमारे स्टेट हेड धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेमा रावत से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कि प्रेमा रावत ने अपने सफर में क्या कुछ किया और उनकी शुरुआत कैसे हुई। देश में आजकल महाकुंभ की चर्चा बहुत हो रही है। एक महाकुंभ
उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज पे हो रहा है और दूसरा खेल महाकुंभ देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू हो रहा है और 14 फरवरी तक चलेगा। इस 38वें नेशनल गेम के आयोजन को लेकर के एक बड़ा प्रोजेक्शन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी मिल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी उत्तराखंड के उभर करके नेशनल लेवल पे आ रहे हैं, राष्ट्रीय फलक पे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। ऐसी ही एक खिलाड़ी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, प्रेमा रावत। उत्तराखंड के बेहद दुर्गम और कठोर भौगोलिक परिस्थितियों वाला जिला है बागेश्वर, वहाँ से ये प्रेमा रावत लड़की आती है और वहाँ के सीढ़ीदार खेतों से शुरू हुआ क्रिकेट का इनका सफ़र अब देहरादून के निम्बस एकेडमी के शानदार प्लेग्राउंड में आप देख रही हैं, यहाँ पे आया और इन्होंने अपने व्यक्तित्व को माजा, चमकाया, मेहनत किया और आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इनको 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। जी, एक मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने 1 करोड़ 20 लाख इनकी कीमत लगाई है और WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले प्रेमा रावत उत्तराखंड प्रीमियर लीग भी खेल चुकी हैं। तो प्रेमा रावत हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके इस सफ़र के बारे में बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बागेश्वर जैसे दुर्गम स्थान से, सीढ़ीदार खेतों से, जहां 100 मीटर का मैदान भी बड़े मुश्किल से मिलता है, वहां से शुरू हुआ सफ़र इस पड़ाव तक कैसे पहुंचा। प्रेमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटा सा गांव है सुमटी, वहाँ की रहने वाली हूँ। तो बेटा, आपका ये जो क्रिकेट का जो शुरू हुआ सफ़र, इसके बारे में बताओ। शुरू में कैसे आपको आया कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए और फिर ये कितना कठिन रहा बागेश्वर से निकल के देहरादून के निम्बस तक पहुंचने में? क्रिकेट का शौक तो मेरे को बचपन से ही था। जैसे कि मैंने बोला कि मैं स्टार्टिंग में भाइयों के साथ गांव में क्रिकेट खेलने जाती थी, ऐसे जैसे चले गए। देन उसके बाद घर वालों से मेरे को मेरे दादू ने काफ़ी सपोर्ट करा है कि खेलने दो, गांव में होता है थोड़ा ऐसे, बट ऐसा नहीं था। गांव वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। बट बाद में हम लोग बरेली शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद वहाँ से वहीं से मैंने पढ़ाई की, वहीं से मेरा खेलना शुरू हुआ। देन वहीं से मैंने क्रिकेट की मतलब मेरी क्रिकेट जर्नी जो है अब स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बागेश्वर को वहाँ पे कॉल करा, वहाँ पूछा क्या क्या प्रोसीजर वगैरह होता है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा इस चीज़ में भी कि आप पहले ऐसे करो, देन ट्रायल्स वगैरह दो। देन मैं फिर यहाँ पे हमारी स्टेट के ट्रायल्स होते हैं यहाँ पे, देन ट्रायल्स दिया, वहाँ से फिर सिलेक्शन हुआ टीम में सिलेक्शन होने के बाद मेरी हमारे जो कोच है रवि नेगी सर, वहीं से मेरी सर से मुलाकात हुई थी। देन सर से बातचीत करने के बाद फिर मैंने निम्बस ज्वाइन करा, जो कि निम्बस ने काफ़ी सपोर्ट करा है मुझे। एसोसिएशन ने भी सपोर्ट करा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन या क्रिकेट एसोसिएशन हो हमारे, और निम्बस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और रवि नेगी सर ने काफ़ी हेल्प की है। और कि क्या कैसा करना है कि मतलब कि क्या कहते हैं कि किस चीज़ को कैसे से लेना है, कि इस चीज़ पे क्या करना है, इस जगह क्या करना है, कि बैटिंग में या बॉलिंग में जो भी सुधार है वो सब नेगी सर ने बताए हैं। बाकी उसके बाद जितना मैंने निम्बस में प्रैक्टिस करा है, जैसे मैं 2-3 सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस करते करते इतना तो ये है कि फील्डिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे, मैचेस मिलते हैं अच्छे खासे। देन यहीं से मैंने फिर WPL में मेरा ऑक्शन में नाम आया, तो WPL में अब मैं जो कि अभी आने वाले वुमेन्स प्रीमियर लीग में मैं भाग लूँगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप सुन रहे थे प्रेमा रावत को। बागेश्वर, बरेली और अब बेंगलुरु चैलेंजर, यानी बेंगलुरु शहर का नाम भी जुड़ गया। बागेश्वर, बरेली, बेंगलुरु सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कई सालों की कठोर मेहनत और खासकर उत्तराखंड जैसे स्टेट से होना और वो भी दुर्गम इलाके से, वहाँ पे कितना कठिन संघर्ष रहा होगा ये प्रेमा जानती होंगी। बेहद कम उम्र है इनकी और WPL में खेलने जा रही हैं और इनके हौसले को आप इनकी आवाज़ से पहचान सकते होंगे, कितने धारा प्रवाह बोलती है, कितना कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से भरी हुई है। तो प्रेमा बेटा, यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात करें, एक तो ये महिला प्रधान राज्य भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व महिलाओं ने किया है। क्रिकेट में भी कई सारी लड़कियां उत्तराखंड की, मेरे ख्याल से एकता बिष्ट, मानसी नेगी, सारे लोग काफ़ी अच्छे फलक पे चमक रहे हैं। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? इन लोगों का नाम आपने कभी सुना था और इन लोगों से कभी मुलाकात हुई क्या है? एकता भी जैसे कि हमारी अभी सीनियर वुमेन्स टीम की ही कैप्टन है, तो
मैं एकता दी से वहीं पे मिली थी जब उन्होंने टीम को ज्वाइन करा था, और मानसी दी का नाम भी वहीं मतलब इन सब से मैं वहीं पे मिली थी जब मैं पहली बार टीम में सिलेक्शन हुआ था, तब इन सब में मैं टीम से ही मिली थी। और प्रेरणा तो मुझे क्या घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट करा इस चीज़ में कि अगर तुम्हें क्रिकेट में ध्यान देना तो पूरा क्रिकेट में ही ध्यान दो, बट बाद में मैंने इधर वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू करी, उसके बाद फिर मैं टीम में सिलेक्शन, बस यही है ऐसे ही। तो अभी आप अपने कोच रवि नेगी सर की बात कर रही थी, रवि नेगी सर का कितना रोल रहा और कब इनसे आपकी मुलाकात हुई फिर? रवि नेगी सर से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहली बार टीम में आई थी, तब सर हमारे कोच थे, टीम के असिस्टेंट कोच, वहीं पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट करा, कि मतलब काफ़ी हेल्प करी कि बैटिंग को लेके या बॉलिंग को लेके या फील्डिंग को लेके, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी मदद हुई। और फिर मैं बाद में निम्बस क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करने लग गई, जो कि सर खुद यहाँ के कोच हैं, तो सर ने उस चीज़ में बहुत मदद की है। चाहे कोई भी बच्चा हो कि इस फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे आपकी प्रॉपर बेसिक स्किल्स हो, उस चीज़ में सर ने काफ़ी मदद की है। अच्छा, चलो एक अंतिम सवाल पूछते प्रेमा। क्रिकेट का सफ़र आपका भी शुरुआती दौर में है और शुरुआती दौर में काफ़ी उल्लेखनीय और बहुत ही अच्छी सफलताएं भी आपको ईश्वर दे रहे हैं आपकी मेहनत से। तो क्या ड्रीम है, क्या सपना है कि आगे चल के क्या कुछ करना है, कहाँ तक जाना है? सपना तो सर सबका होता है, भारत इंडिया को रिप्रेजेंट करना, बस वही भी मेरा सपना है, और ताकि अपने एसोसिएशन को, अपने उत्तराखंड को प्राउड फील करा सकूं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे प्रेमा रावत को, जो आरसीबी के मिनी ऑक्शन में 1,20,00,000 की खिलाड़ी है, बेहद कम उम्र है। और आगे उन्होंने बताया कि किस तरह से बागेश्वर से शुरू हुआ सफ़र बरेली से होता हुआ बेंगलुरु पहुंच गया, और आगे उनका सपना है कि इंडिया टीम में जाना, इंडिया को प्रेजेंट करना। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड कहते हैं रत्न गर्भा धरती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग विश्व फलक पे चमक रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे चमक रहे हैं। उसी में एक कड़ी प्रेमा रावत भी है, और आपको बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए दिन रात अपने कोच और अपने सहयोगियों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में काम कर रही हैं। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव संपन्न करने के बाद मतपेटियों को IDPL स्थित स्ट्रांग रूम में जमा करने जा रहे मतदान दलों के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की है। आपको बता दें, पीठासीन अधिकारी का गला पकड़कर दबाने की कोशिश भी की गई। यही नहीं, धक्का मुक्की करते हुए चुनाव सामग्री छीनने का प्रयास भी किया गया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मामले में राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर मतदान दलों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने तहरीर में बताया कि 23 जनवरी को मतदान समाप्ति के बाद मतदान दल IDPL स्थित स्ट्रांग रूम में मतपेटियां जमा करने जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित किया और अराजकता फैलाने का भी काम जो है वो किया गया। पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट भी की गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चलिए, खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।